नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को खेल आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जिससे प्रदेश के खिलाड़ियों को बड़ा लाभ होगा। देखिए, मैं ये कहता हूं कि उत्तराखंड में जो लोग खेलों से जुड़े हुए लोग, उनके लिए ये स्वर्णिम काल चल रहा है और एक बहुत बड़ा ऐलान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और मैं इसका उनकी सराहना भी करता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। और मैं आने वाले जो भविष्य है खिलाड़ियों का, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित हुआ है, ये बात मुझे इनके इस प्रयास से लगता है। क्योंकि जो 4% का आरक्षण, देखिए, एक मुफ्त राशि आप देते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे चल खर्च हो जाएगी, उसको पूरा जीवन नहीं मुनस्सर कर सकता। लेकिन जो आरक्षण की व्यवस्था है 4%, उस पर एक खिलाड़ी का पूरा जीवन चल सकता है। और खिलाड़ी की एक आयु सीमा होती है, एक उसको बहुत कम समय में रिटायर होना होता है, तो बाकी का जीवन उसका, क्योंकि वो खेल में समय देता है, तो बाकी का जीवन उसका असुरक्षित सा रहता है। इसलिए आप देखते हो समय समय पे मीडिया में विषय आता है कि साहब गोल्ड मेडलधारी चाय बेच रहा है, या फलाने एक बड़े स्तर का खिलाड़ी जो है छोटे काम में लगा हुआ है। इस तरह के बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे और तमाम मीडिया के माध्यम से हमको सूचनाएं मिलती है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि उत्तराखंड में जो लोग खेलों से जुड़े हुए लोग, उनके लिए ये स्वर्णिम। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में पहली बार वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन 12 से 15 दिसंबर 2024 तक देहरादून के परेड ग्राउंड में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारत सहित देशों के 6000 से अधिक डेलीगेट्स भाग लेंगे और 1 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान भी है। आयुष विभाग की ओर से कार्यक्रम की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें 200 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें विभिन्न विभागों और संस्थाओं का योगदान होगा। 12 तारीख से 15 दिसंबर इस अवधि में वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का आयोजन देहरादून जनपद में किया जा रहा है। 10वां आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन होगा, जो राष्ट्रीय आयोजन है, और इसमें 54 अंतर्राष्ट्रीय देश इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधि इसमें डेलीगेट के रूप में शामिल होंगे। अभी तक का जो जानकारी मुझे प्राप्त हुआ है, 6000 से ज्यादा डेलीगेट्स का पंजीकरण कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने अपनी इच्छा जताई है इसमें प्रतिभाग करने की। इसके अलावा 200 से अधिक जो एग्जीबिशन स्टॉल्स होते हैं, उसको विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, विभिन्न जो उद्योग समूह हैं उनके द्वारा इसमें बुकिंग अभी तक पूर्ण किया गया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि पूरा जो 4 दिन का समिट होगा, इसमें 50,000 से लेकर 1 लाख व्यक्तियों के द्वारा विजिट किया जाएगा। और परेड ग्राउंड में ये आयोजन होगा, उसकी जो टेंट निर्माण कार्य है वो अभी गतिमान है। और जो मेन इनॉग्रल सेशन होगा और जो वेलकम सेशन होगा, वहां पर जो मल्टीपर्पज हॉल है, उसके अनुसार वहां पे तैयारी संपन्न की जा रही है। 12 तारीख से 15। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने खेल मंत्री रेखा आर्या को पत्र लिखकर उत्तराखंड में प्रस्तावित नेशनल गेम्स 2024 के आयोजन के लिए ऋषिकेश स्थित IPL मैदान को शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह स्थान खेलों के लिए प्रति जागरूकता बढ़ाने और एक नया आयोजन स्थल विकसित करने के लिए उपयुक्त होगा। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने भी समर्थन किया, लेकिन सरकार ने तकनीकी मुद्दों पर विचार करने की अपील की है। निश्चित तौर पर शहरी विकास मंत्री ने पत्र लिख करके कहा है कि मेरी विधानसभा के IDPL में भी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना चाहिए। अब इसमें तो सरकार का खेल विभाग और प्रदेश सरकार ही जवाब दे सकती है कि वो अपनी मंत्री की बात को कितना सुनती है या नहीं सुनती है। लेकिन उनका जो प्रस्ताव है वो बुरा नहीं है, क्योंकि IDPL ऋषिकेश भी महत्वपूर्ण जगह है और बहुत बड़ा परिसर है। मुझे लगता है कि अगर टेक्निकल रूप से कोई दिक्कत न हो तो वहां भी खेलों के कुछ आयोजन हो सकते हैं और सरकार को इस पे विचार करना चाहिए।
देखिए, क्योंकि मंत्री हैं और पूरे प्रदेश की का नेतृत्व मंत्री होने के नाते वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कोई पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है और आईडीपीएल मैदान में खेल कराने की बात कही है, तो वो उनके अपने विचार हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार उसमें संज्ञान लेगी और उन चीजों को देखेगी। तो क्योंकि मंत्री जी अगर किसी चीज के लिए कह रहे हैं तो प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए ही वो कह रहे होंगे, क्योंकि शहरी विकास मंत्री जी तो बड़ी सोच समझ करके उन्होंने वो पत्र लिखा है। जो प्रदेश हित में होगा उसी कार्य को करने के लिए मंत्री जी ने अपनी बात रखी है। देखिए, क्योंकि मंत्री हैं और खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या के निर्देश पर यह फैसला लिया गया, जिससे इंटर उत्तीर्ण छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 51,000 रुपए की धनराशि प्राप्त होगी। मंत्री ने सभी पात्र बालिकाओं से जल्द आवेदन करने की अपील की है, ताकि वह जरूरी प्रमाण पत्र तैयार कर सके और योजना का लाभ उठा सके। खबर अल्मोड़ा से है, जहां किसानों की बिक्री हुई जमीनों को स्वैच्छिक चकबंदी योजना के तहत एकीकृत किया जाएगा। कृषि विभाग ने ग्रामीणों से चकबंदी के लिए सौचिक प्रस्ताव मांगे हैं, जिससे छोटे छोटे जमीन के टुकड़े पर स्थान पर जोड़कर कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जाएगी। इससे किसानों को अपनी जमीन का बेहतर उपयोग करने और अपनी आजीविका बढ़ाने में मदद मिलेगी। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे शीघ्र चकबंदी के लिए आवेदन करें। इसमें जनपद अल्मोड़ा के समस्त कृषकों से हमने स्वैच्छिक चकबंदी के तहत प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसमें किसी गांव में कृषकों की जो ज़मीन होती है सामान्यतः वो बिखरे हुए खेत में रहते हैं, अलग अलग जगह पे उनके खेत होते हैं। स्वैच्छिक चकबंदी में सभी कृषकों के जो जितनी भी ज़मीन है उनको एक जगह पे चेक के रूप में अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें जो प्रस्ताव है सभी उस चेक के जितने भी कृषक हैं सबकी सहमति वाला आवेदन पत्र उनको देना होगा, जिसको हम लोग शासन स्तर पर प्रेषित करेंगे अपने स्तर से। सर, कब तक मांगे जाएंगे प्रस्ताव? खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 102 निकायों के लिए 30 लाख पंजीकृत किए हैं और नामांकन की अंतिम तारीख वोटर लिस्ट में बदलाव संभव है। खर्च की सीमा को रिवाइज किया गया है, जिसमें नगर निगम मेयर के लिए 20 से 30 लाख रुपए, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 6 से 8 लाख रुपए और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 3 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही खर्च पर निगरानी के लिए ऑब्जर्वर की तैनाती भी की जाएगी। नगर निकाय चुनाव से संबंधित मैं ये फैक्ट भी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि हमारे जो 102 नगर निकाय जिसमें चुनाव होना प्रस्तावित है, उसकी वोटर लिस्ट जो अभी तक हमारी तैयार हो चुकी है, उसके अनुसार 30,58,299 वोटर्स हमारे पंजीकृत हो चुके हैं आज की डेट में। और क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, नॉमिनेशन के लास्ट डेट तक नाम घट बढ़ सकते हैं या चेंजेस उसमें हो सकती है वोटर लिस्ट में, तो ये जो है एग्जैक्ट नंबर ऑफ वोटर्स नॉमिनेशन के लास्ट डेट तक हमारे हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दे पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने नगर निकाय चुनाव के विभिन्न पदों के लिए जो अधिकतम व्यय सीमा है उसको रिवाइज कर दिया है। हमारी पुरानी व्यय सीमा जो थी 2018 की जो थी उसमें कुछ आंशिक बदलाव किया गया है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड युवा कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ते नशे और बेरोजगारी के खिलाफ आज रेंजर्स ग्राउंड देहरादून से सचिवालय घेराव का आह्वान किया। इस घेराव में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और कई विधायक एवं पार्टी नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही करण महारा ने आरोप लगाया कि राज्य में रोजगार की कमी और बढ़ते नशे के पीछे सरकार की नाकामी है, जबकि सुमृता भुल्लर ने कहा कि सरकार युवाओं को नशे की ओर धकेल रही है और लोकतंत्र के मूल अधिकारों से भी इनकार कर रही है।
खबर देहरादून से है, जहां भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वन संरक्षण अधिनियम पर चर्चा के लिए विधानसभा सत्र बुलाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि सत्र नहीं बुलाया जाता तो वे सदन में नहीं जाएंगे। रावत ने वन अधिनियम को उत्तराखंड के लिए काला कानून बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और वन जीवों के हमलों में जान माल की हानि हो रही है। खबर देहरादून से है, जहां राजधानी में बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर निगम ने ठंड से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपर नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल के अनुसार 5 पहले से तैयार हैं और इसके साथ ही डानवाल में एक कम्युनिटी हॉल भी है और 51 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है और इसके साथ ही रैन बसेरों में नए कंबल और रजाई की खरीदारी की जा रही है। नगर निगम में जो हमारे 5 रैन बसेरा हैं, जिसमें घंटाघर वाला रैन बसेरा का संचालन एनजीओ के थ्रू किया जा रहा है। बाकी 4 रैन बसेरे जो हमारे नगर निगम उनका संचालन करता है और लगभग 51 हमारे जहां पर अलाव जलता है वो पॉइंट आइडेंटिफाई है और जहां पर हमें आवश्यकता होगी उस पॉइंट को भी बढ़ाया जाएगा। लकड़ी का टेंडर वगैरह हो गया है और रैन बसेरों में नए कंबल रजाइयां आदि खरीदने की कार्रवाई भी चल रही है और पूर्व से भी सारे संसाधन और बिस्तर वगैरह अवेलेबल है, तो निगम की ओर से पूरी तैयारियां हैं। खबर रुद्रपुर से है, जहां नेशनल गेम्स की तैयारी को लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने रुद्रपुर स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम और साइकिलिंग ट्रैक का जायजा लिया। कमिश्नर ने इंडोर स्टेडियम्स की लाइटिंग, वेलिडेशन और पानी निकासी की व्यवस्था को समय से पूर्व दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसमें नेशनल गेम्स तो होने वाले हैं और 3 इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं। बाय एंड लार्ज काम हो चुके हैं, फिनिशिंग टचेस पे दिए जा रहे हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कई बार इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं काफी चीजों को पहले से एंटिसिपेट करना होता है कि क्या क्या होगा, कैसे होगा। तो ऐसी कमेटी डीएम साहब एक बना देंगे सुपरविजन के लिए और जो रेगुलर कोऑर्डिनेशन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का है उसको भी हम सुनिश्चित कराएंगे। अभी केवल एक यहाँ पे बड़ी कमी उस सेंस में आप देखेंगे तो केवल इतना था कि जो ड्रेनेज के काम हो रहे हैं इसकी जो इवेंचुअली निकासी होनी है उस पर पूरी तरीके से होमवर्क नहीं हुआ, तो आज भी उस पर सहमति बन गई है और इवेंचुअली इस पानी को यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे। मेन जो आपका हॉल है उसमें कुछ काम लाइटिंग के बाकी हैं और खबर काशीपुर से है, जहां शातिर चोरों के गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। उज्जैन चौकी प्रभारी सुनील और उनकी टीम ने शुगर मिल रोड पर जाल बिछाकर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और चाकू बरामद हुए हैं। पूछताछ में उन्होंने अनुराधा टेंट हाउस से चोरी की वारदात कबूल की है और पुलिस को चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। लगातार सूचना आ रही थी कि कुछ संदिग्ध लोग जो हैं वो घूम रहे हैं और चोरी भी कर सकते हैं। तो कल भी ऐसी सूचना आई तो हमारे सब इंस्पेक्टर सुनील को एक सूचना आई थी, तो ये अपनी टीम लेके मौके पे गए तो शुगर मिल के पास 3 लोग संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए मिले। तो जब उनकी तलाशी ली गई तो 2 लोगों से तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुआ और 1 से अधिक चाकू बरामद हुआ। फिर जब उनको थाने लाया गया और सख्ती से पूछताछ की गई तो उनको बताया गया कि सर हाँ साहब, हमने कुछ दिन पहले एक चोरी भी की है। तो उनकी निशानदेही पे फिर चोरी का जो माल था वो भी बरामद किया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।